या IAS 23 ढूंढो। जर्नलिस्ट स्टूडेंट से आवाज आ रही है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स को मेरी आवाज आ रही है प्लीज? चलो बेटा पॉइंट अप करेगा। IAS 23 रीजनल स्टैंडर्ड्स की बात हो रही है। पार्ट A2 डेफिनेशंस ढूंढे सर। हो गया रेडी? बोरिंग कॉस्ट की डेफिनेशन, क्वालिफाइंग एसेट। बोरिंग कॉस्ट में इंक्लूड में इसलिए ना जाए क्योंकि अगली चीजें लिखी हुई पैरा 7 में है। एग्जांपल्स ऑफ क्वालिफाइंग एसेट। आवाज ठीक आ रही बेटा? ऑनलाइन स्टूडेंट से पूछो। आज सर पढ़ के देखें एग्जांपल ऑफ क्वालिफाइंग एसेट्स। ठीक है, इन्वेंटरीज का बता, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, पावर जनरेशन फैसिलिटी, इंटेंजिबल एसेट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। बीयर प्लांट क्या चीज है? ये FA2 में इस पर होगा। पॉइंट 8 पढ़ा, पैरा 8 सॉरी। एक नजर पढ़ लें जरा, ये थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा। Entity shall capitalize borrowing costs that are directly attributable to the acquisition, construction, and production of a qualifying asset as part of the cost of an asset. An entity shall recognize other borrowing cost as an capitalize कैसे करना है? पैरा 12 में है जो क्वालिफाइंग एसेट से रिलेटेड वो कैपिटलाइज होनी है, जो अदर्स होंगी वो एक्सपेंस आउट होंगी। पैरा 12 स्पेसिफिक बोरिंग ज़हन में रख के पढ़ो। किस में से क्या लेस कर देना? मेन वर्ड्स बोलो। बोरिंग कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट इनकम। पैरा 14 पढ़ो, जनरल बोरिंग ज़हन में रखो। ये जनरल बोरिंग्स में क्या करते हैं? कैपिटलाइजेशन रेट को किससे मल्टीप्लाई करते हैं? एक्सपेंडिचर। कैपिटलाइजेशन रेट कैसे आता है? ठीक है, वही वर्ड्स लिखे। ये हाउएवर से आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, बस काफी इतना। पैरा 17 बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन स्टार्ट कब होती है? हाँ जी, वो 3 पॉइंट्स में लिखा हुआ है, वहां जो 2 लिखे हुए थे आपकी बुक में है इस वक्त बुक वॉल्यूम 1, बाद में देख लीजिएगा, इस वक्त रहने दो, इकट्ठा दोनों में मुश्किल हो जाएगा। मतलब वो जो कमेंसमेंट वैसे रिवाइज कर लेना। Incurs expenditure, incurs borrowing cost, undertakes activities that are necessary to prepare the asset for its intended use. Suspension हो जाती है। Entity shall suspend capitalizing borrowing costs during extended periods in which it suspends active development of a qualifying asset. इसके कोई एक्सेप्शन भी मौजूद है? अगर काम रुका है तो क्या बोरिंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन रुक जाएगी? रुक जाएगी, लेकिन कोई इसकी एक्सेप्शन है इस चीज की? पढ़ेगा 20 पैरा 21 entity may incur borrowing costs during an extended period in which it suspends the activities necessary to prepare the asset for its intended use or sale. Such costs are cost of holding partially complete assets and do not. However, an entity does not normally suspend. An entity also does not suspend borrowing costs temporarily. पढ़ने पूरा पढ़ते थे। An entity also does not suspend capitalizing borrowing costs when temporary delays are necessary part of the process of getting the asset ready for its intended use or
सेल, एक एग्जांपल यहाँ लिखी हुई है, इसको भी जरा अंडरलाइन करी ना। फॉर एग्जांपल, कैपिटलाइजेशन कंटिन्यूज ड्यूरिंग एक्सटेंडेड पीरियड्स that high water levels delay construction of a bridge if such high water level are common during the construction period in the geographical region involved. ट्रांसलेशन करनी है अपने, आप कोई ब्रिज बना रहे हैं दरिया पे, उसको ध्यान रखें कि दोबारा पढ़ना एंड वाली 2-3 लाइनें। अगर जिस इलाके में आप बना रहे हैं वहां उन दिनों में पानी का लेवल बढ़ना नॉर्मल है और काम आप रोक रहे हैं, तो क्या कैपिटलाइजेशन जारी रहेगी? लेकिन अगर एबनॉर्मल हुआ ये काम, मतलब होता नहीं था लेकिन हो गया है किसी वजह से, तो देन फिर क्या करेंगे? कॉमन जरा अंडरलाइन, कॉमन यहाँ किस सेंस में? आम है, आम सेंस में। नॉर्मल लिखिएगा ना इसके ऊपर, आम मतलब कॉमन। कौन सा आम है? एन वाला या अलिफ दा वाला? आम। आम तौर पे अगर उस इलाके में उन दिनों में पानी चढ़ ही जाता है और चढ़ गया है और काम रोकना ही है, तो ये शायद एक नॉर्मल डिले है, अननेसेसरी डिले नहीं। लेकिन नॉर्मली पानी नहीं होता था इन सीजन में, खुदा न खासा फ्लड की वजह से आ गया है, तो देन फिर कैपिटलाइजेशन स्टॉप कर देंगे। ठीक है, इस एग्जांपल को इसलिए अब क्योंकि पढ़ा आपने यहाँ से सेशन हो जाती है कब सर? main words came and substantially all the activities necessary to prepare the qualifying asset for it are complete. ठीक है, 24 जरा आराम से ध्यान से पढ़ो। कोई बिल्डिंग का बिल्डिंग प्लाजा को ज़हन में रखकर दो कंप्लीट करना, लेकिन वो कहता है अगर हर प्लाजा अलग इस्तेमाल, प्लाजे का हर फ्लोर फॉर एग्जाम्पल 10 फ्लोर अलग इस्तेमाल हो सकते हैं, तो किसकी कैपिटलाइजेशन होगी? जो बन गया, मतलब जिसका अलग इस्तेमाल किया जा सकता है और बाकियों की कंटिन्यू रखें, तो एक थ्योरेटिकली शायद इसका आइडिया होना चाहिए। 24 ठीक है। नेक्स्ट पेज पे डिस्क्लोजर्स, 2 डिस्क्लोजर्स का टिक लगाना। 26 कौन सी 2 चीजें डिस्क्लोजर के तौर पे? अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट, कैपिटलाइजेशन रेट, ये चीजें हम अक्सर डिस्क्लोज करते हैं। देन आ जाए पैरा पे आइए 7 पे जरा, आइए 7 कौन सा? यही नंबर बता दूं यार, यही नंबर बेटा रहने, स्टैंडर्ड बता रहा हूँ। पार्ट ए 2 आइए 7 से डेफिनेशंस ढूंढ लिया करेंगे सर अगर जरूरत पड़े। कैश की डेफिनेशन लिखी हुई है सर, कैश इक्विवेलेंट्स लिखा हुआ है। शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट दैट आर रेडीली कन्वर्टेबल इनटू नॉन अमाउंट्स ऑफ कैश, पता है वर्ड सुने कभी? कैश इक्विवेलेंट इन्वेस्टमेंट्स, हर इन्वेस्टमेंट, हर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कैश इक्विवेलेंट है। वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जिसकी मैच्योरिटी डेट 3 मंथ्स तक है या उससे कम है, ये भी नीचे आ जाएगा, वो थोड़ा सा एक्सप्लेन हुआ। कैश फ्लोज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की डेफिनेशन है, इन्वेस्टिंग की, फाइनेंसिंग की। पैरा 7 के अंदर आएगा, कैश इक्विवेलेंट्स आर हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ मीटिंग शॉर्ट टर्म कैश कमिटमेंट्स रादर देन फॉर इन्वेस्टमेंट और अदर पर्पसेस। फॉर एन इन्वेस्टमेंट टू क्वालिफाई, यहाँ से अंडरलाइन करो, for an investment to qualify as a cash equivalent, it must be readily convertible into known amounts of cash and is subject to insignificant risk. Therefore, an investment normally classifies as cash equivalent only when it has a short maturity of say
3 months or less from the date of acquisition। बस इससे आगे ना जाइएगा, बाकी बड़े वाली बातें। देन आ जाओ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, पैरा 14 ढूंढना। अब ये जो इस वक्त मैं आगे बताने लगा पैरा 14 में, ये थ्योरेटिकल है। थ्योरेटिकल इन द सेंस कि अगर लिखना पड़ जाए, एग्जामिनर पूछ ले कि व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, तो पहली लाइन अंडरलाइन करें। कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर प्राइमरली डिराइव्ड फ्रॉम द प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज। और इसकी फोर्थ लाइन हाईलाइट करना, एग्जांपल्स आर, एक नजर पढ़ के देखें ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हैं। इसमें ए टिक लगा लें, सी लगा लें, डी लगा लें, और एफ लगा लें। ये में क्या लिखा हुआ? सेल ऑफ गुड्स, सप्लायर पेमेंट, पेमेंट फॉर एन एम्प्लॉइज। अभी देखा इस तरह के ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कौन से मेथड में, मतलब उनको या उनके ब्याह पे किसी और को दे दिया। एम्प्लॉय ने कहा मेरे पैसे जो है मेरे घर वालों के अकाउंट में शिफ्ट कर दें, तो एम्प्लॉइज को पैसे दिए। डायरेक्ट मेथड है सर। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मेट बताया मेरा। receipt from customers, payment to suppliers, payment for employees expenses, और उसका फर्दर ब्रेकअप। टैक्स भी होता है उसमें, नीचे जाके थोड़ा सा इंटरेस्ट पेड, टैक्स पेड। एफ में ढूंढना कैश पेमेंट और रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, बस एंडलेस में न जाइए। नीचे आने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में पैरा नंबर 16, ये बस इसकी एग्जांपल वाली लाइन, आखिरी लाइन है मेरे ख्याल पेज पे, पैरा 16 की आखिरी लाइन, एग्जांपल्स वो नेक्स्ट पेज पे पढ़े। किस चीज की एग्जांपल्स आ रही है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज ध्यान में रख के ये चंद एक एग्जांपल्स देखें। सही है। पहली कैश पेमेंट एक्वायर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इंटेंजिबल एसेट एंड अदर लॉन्ग टर्म एसेट्स। आगे हैं बी, सेल ऑफ कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ, इन्हीं चीजों की सेल ऑफ। कैश पेमेंट टू एक्वायर इक्विटी और डेट इंस्ट्रूमेंट, इन्वेस्टमेंट्स की बात हो रही है। कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ इक्विटी और डेट इन्वेस्टमेंट। बस ठीक है, यहाँ तक काफी, 2-3 काफी आपके लिए। इनकी सिग्निफिकेंस ये है कि अगर थ्योरेटिकली लिखना पड़ जाए, वैसे तो आपको आइडिया होना चाहिए कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या आना। अगर वो पूछ ले व्हाट आर द पॉसिबल एग्जांपल ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, तो 2-3 आपको ढूंढ लेने चाहिए। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के पैरा 17 में बताएं क्या मिलेगा, उसकी एग्जांपल्स ढूंढे। 2-3 अपने जहन में रखे तो पढ़े जरा। ए, इश्यू ऑफ शेयर्स, कैश पेमेंट टू ओनर्स टू एक्वायर रिडीम द एंटिटीज शेयर, ये रिडम्पशन भी हो जाती है। अगर शेयर इशू करके पैसे आए तो एंट्री। और अगर रिडम्पशन हो जाए तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, कैश आना, कैश वापस करना। प्रोसीड फ्रॉम इशूइंग डिबेंचर क्या चीज होती है? लोन, नोट्स, बॉन्ड, रीपेमेंट ऑफ एनी अमाउंट बोरोड, ऐसे होता है। तो ए बी सी डी शेयर से रिलेटेड है, और ए बी और सी और डी किससे रिलेटेड है? लोन अगर लिया है या वापस किया, ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। देन रिपोर्टिंग एक्टिविटीज के आप आए, पैरा 45 होना। बाकी वो उसी की एक्सप्लेनेशन है कि कैसे कैश फ्लो बनानी है, वो तो आपको आती है। बट आप प्लीज ना लिखें स्टैंडर्ड्स पे, स्टैंडर्ड्स पे नहीं, कुछ नहीं लिखना है। स्टैंडर्ड्स पे पहले ही बहुत कुछ लिखा हुआ है। स्टैंडर्ड्स पे सिर्फ हाईलाइट करना है या अंडरलाइन करना है, और इस पे काइंडली कुछ नहीं लिखना है। पैरा 45 सर, an entity shall disclose the components of cash and cash equivalent and shall prepare a reconciliation of the amount। ये कभी आपने डिस्क्लोज किए components of cash and cash equivalent? हमेशा हमेशा वर्किंग में सबसे पहले या लास्ट में कैश फ्लो कहना। और भी डिस्क्लोज है, लेकिन इनकी मेरा ख्याल थ्योरेटिकली चलें देख लेते हैं। पैरा 50, एडिशनल इंफॉर्मेशन में बी प्रेजेंटेड टू यूजर्स। अब ये इसके कोई न्यूमेरिकल सिग्निफिकेंस नहीं है पैरा 50 की, ये है पैरा, इसकी फर्स्ट लाइन अंडरलाइन करें और लास्ट। एंटिटीज इनकरेज, मैनेजमेंट इज इनकरेज्ड एंड मे इंक्लूड,
ए जरा अंडरलाइन करें पहली लाइन, अमाउंट ऑफ अनड्रॉन बोरिंग फैसिलिटीज का मीनिंग बताएं। कुछ सैंक्शन लिमिट वर्ड सुना कभी आपने? लोन की सैंक्शन लिमिट क्या होता है? कितनी मैक्सिमम लोन की अमाउंट आप ले सकते हैं? फॉर एग्जांपल 50 मिलियन ले सकते हैं और आपने अभी 40 मिलियन लिया है, तो जो 10 मिलियन नहीं लिया उसके डिस्क्लोजर की बात हो रही है, अमाउंट ऑफ अनड्रॉन। बी, एग्रीगेट अमाउंट ऑफ एनी कैश फ्लोज रिप्रेजेंट इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ, जी नहीं डी डिलीट हो गया, सी पे हटाओ अगले पेज पे। वैसे मेरा नहीं ख्याल कि थ्योरेटिकल, बस अगर थ्योरेटिकल डिस्क्लोजर आए ना तो बस ये अदर डिस्क्लोजर में इस तरह पैरा 50 टिक कर लगा लें। अगर वो डिस्क्लोजर पूछे व्हाट आर द पॉसिबल डिस्क्लोजर ऑफ कैश फ्लो, तो पैरा 50 में से कोई 2-3 लाइनें ढूंढ के लिख देनी है, ठीक है? इसको पढ़ के कोई फायदा नहीं। कुछ चीजें FA2 की इधर आई नहीं है, FA2 की उधर है, FA1 में है। अच्छा मतलब पहले ये अच्छा कैश फ्लो FA2 में होता था, अब आपने पढ़ा थोड़ा सा हुआ है, कैश फ्लो यहाँ आ गया। आइए सेट पे, आइए सेट कौन सा नोट, पैरा 5, पैरा 5 अकाउंटिंग पॉलिसीज की डेफिनेशन, चेंज इन एस्टीमेट्स की डेफिनेशन। आते जाए नेक्स्ट पेज पे। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की, वैसे पता है आपको, ये अंडरलाइन करें जरा, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, ये जो स्टैंडर्ड के बाहर क्या लिखा हुआ है आपके? IFRS लिखा हुआ है, लेकिन इसके अंदर 4 चीजें हैं। IFRS के नाम से भी स्टैंडर्ड, लेकिन आपके सिलेबस में कोई नहीं है, बस ठीक है। इसकी डेफिनेशन अगर लिखनी पड़ जाए जहां से देख लीजिएगा। प्रायर ईयर नीचे आ जाएगा, दरमियान से नीचे प्रायर ईयर एरर भी होता है। रेट्रोस्पेक्टिव नीचे आएगा लास्ट में, 2 वर्ड्स आ रहे हैं, पता आपको है, जरा सोच के बताइए। एक है रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन और एक है रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट। क्या पॉलिसी रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होती है? क्या अगर पॉलिसी चेंज हो रही है और अगर एरर हो जाए, तो रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन जो है ना, ये पॉलिसी के लिए लिखा हुआ है, और रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट एरर्स के लिए लिखा हुआ है। पढ़ने देखना, रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन इज अप्लाइंग अ न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी to transaction, other events or condition as it if it had it that policy had always been, पिछले सालों में जाते हैं। और retrospective restatement is correcting the, मतलब ये समझ आ रही है किस तरह? रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन क्या चीज है? पॉलिसी को पिछले सालों में बदलना, और रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट एरर को पिछले सालों में ठीक करना। बाकी का डेफिनेशन लिखनी पड़े तो आपके सामने आ गई। नेक्स्ट पेज पे एक डेफिनेशन लिखी हुई है, इम्प्रैक्टिकेबल, तो ये भी थ्योरेटिकल है। फिर इसके नीचे आ जाए एक और डेफिनेशन मिलेगी, प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन। प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन कब करते हैं? अगर एस्टीमेट चेंज हो, लेकिन अगर पिछले सालों का डाटा ना हो और अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर रहे हैं, तब भी मजबूरन, वैसे तो जहां से अवेलेबल वहां से करेंगे, लेकिन अगर पिछले किसी साल का भी अवेलेबल नहीं है तो फिर इसी साल से करेंगे, उस पर भी प्रोस्पेक्टिव हो सकता है। बाय डिफॉल्ट पॉलिसी हमेशा रेट्रोस्पेक्टिव है, लेकिन अगर पुराना डाटा ही नहीं है तो प्रोस्पेक्टिव की जा सकती है। बहरहाल डेफिनेशन की हद तक आपको यहां से मिल जाना चाहिए। पैरा 7, सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। ये जो पहला पेज नहीं था, अगर कोई जहन में आ जाए किसी के, बाद में एक नजर देख लीजिएगा, जब रिवीजन करेंगे ना, जब रिवीजन करेंगे, साथ जो पैरा टिक लगा रहा हूँ, एग्जाम हॉल में जाने से पहले अगर एक नजर इसको किताब के साथ देख लिया जाए तो बेहतर होगा। इसको ऐसा याद नहीं करना आपने, बुक से ही पढ़ना सब कुछ, लेकिन जरा ये जो पैराग्राफ्स मैं यहाँ टिक करवा रहा हूँ, ये आपकी बुक में तकरीबन सारे हैं, तो उनको साथ अगर एक दफा लिंक कर लिया जाएगा तो शायद इनको फिर ढूंढना एक दफा अपनी तरफ से अगर कर लेंगे तो जरा आसानी रहेगी। सिलेक्शन एप्लीकेशन ऑफ व्हेन एन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्पेसिफिकली अप्लाइज द ट्रांजैक्शन इवेंट। पॉलिसीज कहाँ से देख के बनाता है? स्टैंडर्ड से। पैरा 10, इन द एब्सेंस ऑफ स्टैंडर्ड दैट स्पेसिफिकली अप्लाइज टू अ ट्रांजैक्शन। अभी कुछ एक्सेप्शंस लिखी हुई असल में, वो आपके इस तरह से सिलेबस में तो नहीं, मैं इसलिए बताई जा रहा हूँ कि ऐसे ही कोई एग्जामिनर आपको स्टैंडर्ड अलाउड है, थ्योरेटिकली ना पूछी जा रहा हूँ। अगर किसी जगह स्टैंडर्ड नहीं, कोई ट्रांजैक्शन ऐसी हुई है आपकी जिंदगी में जहाँ कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है, वैसे तो तकरीबन शायद आपकी जिंदगी में जितनी हो जाएंगी वो सारे स्टैंडर्ड बन गए, लेकिन वो कहता अगर कहीं कोई ऐसी चीज आ जाए जिंदगी में जहां स्टैंडर्ड ना हो, तो वहां पॉलिसी फिर आपको अपनी
खुद बनानी पड़ती है, और अगर आप खुद बनाएं तो ए और बी अंडरलाइन करें। आप जब पॉलिसी बनाएंगे तो वो रेलिवेंट होनी चाहिए और रिलायबल होनी चाहिए। ठीक है, ये कब है जी? पहली लाइन जरा अंडरलाइन करके बता दो। किसी ऐसी ट्रांजैक्शन के लिए जहां स्टैंडर्ड, किसी ऐसी ट्रांजैक्शन पे अगर कोई स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं हो रहा, मीन स्टैंडर्ड बना ही नहीं उस ट्रांजैक्शन के लिए, तो आप जब पॉलिसी अपनी खुद बनाएं तो आपने ऐसी पॉलिसी बनानी है जो रेलिवेंट है और रिलायबल, बस ये दो वर्ड्स। और फिर वो रिलायबल कब होगी उसके आगे 5 पॉइंट्स लिखे हुए, ढूंढे जरा। फेथफुल हो, ये किसकी एक्सप्लेनेशन आ रही है? बी पैराग्राफ में ए पढ़ रहा हूँ, अंडरलाइन वर्ड क्या लिखा हुआ। नेक्स्ट पेज पे जाएं, इकोनॉमिक सब्सटेंस, रिफ्लेक्ट इकोनॉमिक सब्सटेंस, नंबर 3 पे जाएं, साथ है सारे, क्या वर्ड नजर आ रहा है? न्यूट्रल आगे, प्रूडेंट आगे, कंप्लीट। ये किसकी एक्सप्लेनेशन है? ये रिलायबल कब होगी? जब बोले बॉन्ड फिर रिप्रेजेंट होगी, रिफ्लेक्ट इकोनॉमिक सब्सटेंस होगा, न्यूट्रल होगा, और प्रूडेंट पॉलिसी होगी, और कंप्लीट होगी। नहीं मतलब इसकी अब इसका जरूरत नहीं है। इकोनॉमिक सब्सटेंस मतलब मुआशी हकायक बताए, मुआशी हकायक बताए। नंबर 13, पॉलिसी अगर एक दफा बुला लें तो क्या उसे कंसिस्टेंटली यूज अप्लाई करते हैं? अंडरलाइन करने पहले लाइन, एन एंटिटी शैल सेलेक्ट एंड अप्लाई इट्स अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंटली। लेकिन क्या पॉलिसी चेंज भी हो जाती है? लेकिन दो सिचुएशंस में पैरा 14 पढ़ के बताएं। बता दे सर क्या पढ़ा? या स्टैंडर्ड बदल जाए या पॉलिसी चेंज करना इसलिए जरूरी है ताकि शेयर होल्डर्स को ज्यादा रेलेवेंट रिलायबल इंफॉर्मेशन मिल जाए, ऐसे लिखा पैरा 19 होना। पॉलिसी चेंज हो जाए तो कैसे करते हैं? नहीं सर, नहीं सर, ना ना, अगर स्टैंडर्ड बदला है तो ट्रांजिशनल प्रोविजंस ढूंढते हैं, ना मिले तो रेट्रोस्पेक्टिवली करते हैं, और अगर खुद से पॉलिसी बदले तो फिर रेट्रोस्पेक्टिवली करते हैं। नहीं नहीं पढ़ेगा, ये क्या होगा? चेंज इन पॉलिसी अप्लाई कैसे करनी है? पैरा ए, entity shall account for a change in accounting policy resulting from the initial adoption of a standard with the specific underlying transitional provisions if any in that standard IFRS। नीचे तो ढूंढे ब्रैकेट्स को छोड़ कर इसी ए में, बस ठीक है। अगर ट्रांजिशनल प्रोविजंस हैं तो क्या करना है, और अगर ट्रांजिशनल प्रोविजंस नहीं, अब बी पढ़ेंगे। When an entity changes in accounting policy upon initial application of an IFRS that does not include specific transitional provision applying to that change or change an accounting policy voluntary, या क्या ना हो या क्या हो, या ट्रांजिशनल प्रोविजन ना हो या पॉलिसी चेंज की वॉलंटरी, तो फिर कैसे करना? रेट्रोस्पेक्टिवली। अब ठीक है, अब मेरी तरफ देखिए, पूरे दोनों पैराग्राफ की समरी बोल दूंगा। फिला दे मायूसी बोली, फिला दे, बोला ही नहीं जा रहा। पैरा 28, फिर क्या डिस्क्लोजर भी देते हैं अगर पॉलिसी चेंज हो जाए? सर जी पॉलिसी चेंज पर डिस्क्लोजर भी होते हैं सर। पैरा 28 में ये लिखा हुआ है कि अगर स्टैंडर्ड्स की बेस पे पॉलिसी चेंज हो जाए तो कौन कौन से डिस्क्लोजर देने हैं। अच्छा, इस लिस्ट से परेशान नहीं होना, ये थ्योरेटिकल लिस्ट तो यही है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 3 चीजें पता है न्यूमेरिकली लिखते हुए: नेचर ऑफ चेंज, रीजन ऑफ चेंज, एंड इफेक्ट ऑन लाइन आइटम्स। लेकिन अगर थ्योरेटिकली लिखना पड़ जाए तो पैरा 28 में ऊपर फर्स्ट लाइन अंडरलाइन करें, when initial application of IFRS has an effect on current year or any prior year, तो फिर आपने डिस्क्लोजर देने के स्टैंडर्ड बदल जाए। और पैरा 29 में आएगा, उसमें डिस्क्लोजर है व्हेन वॉलंटरी चेंज इन पॉलिसी। तो अगर थ्योरेटिकली लिखना पड़ जाए कि वॉलंटरी चेंज के डिस्क्लोजर कौन से हैं और स्टैंडर्ड बदल जाए तो डिस्क्लोजर कौन से हैं, तो पैरा 28 में काइंडली कौन से मिलेंगे? नहीं, कौन से मिलेंगे जो स्टैंडर्ड बदलने की वजह से डिस्क्लोजर है। उसमें पहला पढ़े ना क्या, टाइटल ऑफ द स्टैंडर्ड, कौन सा स्टैंडर्ड बदला है। लेकिन ये टाइटल ऑफ स्टैंडर्ड आपको 29 में क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि वहां वॉलंटरी चेंज है। तो वॉलंटरी चेंज पॉलिसी के डिस्क्लोजर्स कहाँ हैं? पैरा 29 में। और स्टैंडर्ड बदल जाए तो डिस्क्लोजर्स कहाँ हैं? ये थ्योरेटिकल, मैंने मींस क्या, बार बार थ्योरेटिकल वर्ड बोल रहा हूँ।
अगर थ्योरेटिकली लिखना पड़ जाए व्हाट आर द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स व्हेन द पॉलिसी चेंज, वॉलंटरी या स्टैंडर्ड, तो यहाँ से। अदरवाइज आपके ज़हन में वो 3 चीजें मेन होनी चाहिए जो न्यूमेरिकल सॉल्व करते आती हैं। चेंज इन एस्टिमेट होना पैरा 32, चेंज इन एस्टिमेट, इसमें ए, बी और डी 3 एग्जांपल्स। बैड डेट्स का एस्टिमेट बदल जाता है, बदल सकता है सर। इन्वेंट्री ऑब्सोलिसेंस, चीजें पड़ी पड़ी आउटडेट हो सकती हैं। और डी जो है यूजफुल लाइफ और पैटर्न ऑफ कंजम्पशन। डेप्रिसिएशन मेथड्स किस बात हो रही है, यूजफुल लाइफ बदल जाए, रेजिडुअल वैल्यू बदल जाए, डेप्रिसिएशन मेथड बदल जाए, ये भी एस्टिमेट चेंज है। प्रोस्पेक्टिवली या रेट्रोस्पेक्टिवली? प्रोस्पेक्टिवली 36 पैराग्राफ में है। द इफेक्ट ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट shall be recognized, shall be recognized, shall be recognized retrospectively या prospectively? तो उसमें एक पैरा 37 है वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो प्रोस्पेक्टिवली के वैसे मीनिंग क्या होता है, किस किस साल में चेंज करना? करंट ईयर एंड फ्यूचर ईयर। तो अगर कोई चेंज ऐसी जिसने सिर्फ करंट ईयर को अफेक्ट करना है तो करंट ईयर में, और अगर कोई चेंज ऐसी जिसने करंट और फ्यूचर ईयर को अफेक्ट करना है तो दोनों सालों में। कौन सा साल नहीं? पिछले सालों में नहीं। पैरा 39 में अब डिस्क्लोजर आ रहे हैं, अकाउंटिंग एस्टिमेट अगर चेंज हो रहा है। एंटिटी शैल डिस्क्लोज द नेचर, दो चीजें जी इसमें, नेचर एंड अमाउंट ऑफ चेंज इन एन अकाउंटिंग एस्टिमेट that has effect in current year or is expected to have in future period, sorry future period। तो दो चीजें इसमें ढूंढे, कौन कौन सी दो? नेचर एंड अमाउंट, ये वही दो हैं जो आपको अदरवाइज भी पता इंशाल्लाह चल जाएंगे जब आप रिवाइज करेंगे। देन आ जाए एरर्स। एरर्स क्या डिस्क्लोजर पे ही आ जाए बस, पैरा 49 पे। अगर एरर हो जाए तो डिस्क्लोजर होते हैं। इसमें भी दो हैं मेन जो न्यूमेरिकल है, नेचर ऑफ एरर एंड इफेक्ट ऑन लाइन आइटम्स। लेकिन थ्योरेटिकली लिखना पड़ जाए तो डी तक लिखे हुए 4। ठीक है, ठीक है सर। तो अल्हम्दुलिल्लाह बस यही है इसमें। और कौन सा स्टैंडर्ड आएगा? 33, 33 के अलावा 33 में ना, 33 असल में टॉपिक था पहले फाइनल में, ये फिर पहले कुछ अर्सा पहले आया था FA2 में। और अब एग्जामिनर को महसूस हुआ है कि ये जो बच्चे नए आ रहे हैं ना ये बड़े तेज हैं, उसने FA1 में शामिल कर दिया है। ये मैंने इतनी सारी बातें इसलिए की हैं क्योंकि IAS 33 में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो शायद FA2 में भी नहीं है, वो जाके फाइनल में है। तो इसमें ना शायद डेफिनेशंस और डिस्क्लोजर के अलावा कुछ इसे पढ़ना गैर मुनासिब रहेगा। और डिस्क्लोजर्स के हद तक मैं भी देख रहा था, वो जो कुछ पेजेस हैं, जरा ये IAS 33 किताब में से निकाल रहा, वो 2-3 सफ़े हैं एंड में जाके, उनमें से 4-5 पैराग्राफ्स ऐसे हैं जो स्टैंडर्ड के अंदर से ही हैं। तो कम से कम चले ये इतना फायदा हो गया कि उसका रट्टा लगाने के लिए बच जाएंगे हम। ये कौन सा कह रहा हूँ मैं, वॉल्यूम 2 में IAS 33 जरा निकाला, और इसका पेज नंबर जरा कंडी आप ही बता दें, एक पेज नंबर आप ही बता देंगे भैया जी। नहीं 184 पे तो स्टार्ट हो रहा होगा ना, ये डिस्क्लोजर्स किस जगह पे? 234 एंड 35, खास तौर पे जो 234 है, 235 है, उसमें कोई 2-3 चीजें ढूंढ देता हूँ मैं अभी। तो आपको अब IAS 33 निकाल देना, आपके राइट हैंड में IAS 33 है ओरिजिनल स्टैंडर्ड, और आपके लेफ्ट साइड पे इस वक्त किताब खुली हुई है पेज नंबर 235। तो स्टैंडर्ड खोलना है IAS 33, स्टैंडर्ड मीन स्टैंडर्ड और बुक मीन्स बुक। तो डेफिनेशंस पहले तो ढूंढना, मतलब ये तो सिंपल अब चीजें होगी ना कि डेफिनेशन ढूंढ लें और यहाँ ढूंढ लें, ये बहस सुनिए ना जी। एंटी डाइल्यूशन अब पढ़ने की यहाँ जरूरत नहीं है। एंटी डाइल्यूशन का मतलब पता क्या? नहीं क्या पता, अपने लफ्जों में अर्निंग पर शेयर बढ़ जाए या लॉस पर शेयर कम हो जाए। देन नीचे ढूंढे डाइल्यूशन, दो छोड़ दे, नहीं ये कंटिजेंट शेयर ये नहीं है। डाइल्यूशन ढूंढे, डाइल्यूशन क्या है? रिवर्स ऑफ एंटी डाइल्यूशन। ऑप्शन वारंट्स एंड इक्विवेलेंट सुना कभी? ऑर्डिनरी शेयर क्या है, उसकी डेफिनेशन लिखी, पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर। पुट ऑप्शंस नहीं पढ़ा हुआ आपने, बस ये डेफिनेशंस कौन कौन सी थी जल्दी बोल दो दोबारा। एंटी डाइल्यूशन,
बाकी जो है ना वो चीज़ वो आपको न्यूमेरिकली सॉल्व ही करनी पड़नी है। एंड में डिस्क्लोजर्स में आ जरा डिस्क्लोजर ढूंढ के पता नहीं पेज नंबर कौन सा होगा ये। पैरा 70 से पहले एक सेकंड के लिए पैरा पैरा 66 पे भी रुके एक मिनट। प्रेजेंटेशन ये मेरा ख्याल है बुक में भी है। नहीं पहले एक मिनट पहले आप स्टैंडर्ड से पढ़िएगा। पैरा 66 पढ़ के देखते हैं इसमें क्या है। एंटिटी शेल प्रेजेंट कहां से पढ़ रहा हूं? स्टैंडर्ड का पैरा 66। एंटिटी शेल प्रेजेंट इन द स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बेसिक and diluted earnings per share for the profit or loss from continuing operation attributable to the ordinary equity holders of the बस यहाँ तक ऑफ द से आगे ना जाइएगा कंसोलिडेशन शुरू हो गई आगे। कहां तक लिखा हुआ कहां तक मैं रुका हूं? इक्विटी होल्डर का मतलब बस बता दो शेयर होल्डर एक ऑर्डिनरी शेयर होल्डर पहली 3 लाइनें पैरा 868 में आ रहा क्या डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन अलग डिस्क्लोज होता है? Entity shall that reports a discontinued operation bracket छोड़ के आगे shall disclose the basic and diluted earning per share of the discontinued operation either in the or in notes। ये मेरे ख्याल चीजें ये सारी लिखी हुई हैं। पहले यहाँ से कंप्लीट कर लें बाद में एक बार दोबारा पढ़ के हाँ जी ये मतलब साथ लिंक कर लेते हैं कि कौन से पैराग्राफ्स फिर अब शायद रट्टा लगाने वाले नहीं रहे, वरना ये शदीद खतरा था कि ये 2-3 पेजेस आपको रट्टा लगाने पड़ना है। लेकिन वैसे इतना खुश भी ना होइएगा, एक सफा अभी भी है जो रट्टा लगाना पड़ना है, लेकिन 2 में से एक कम हो रहा है। डिस्क्लोजर में ए और बी पढ़े 70 ए और बी। ना करे सर अल्लाह रहम करे सर। अब कैलकुलेटर के बाद इसकी बारी आ गई। जी सर ये ए और बी का पता सर जाने दे गुस्सा यार। ए और बी का पता सर कंसिडरेशन नोट सर हम लोग टेस्ट में भी बनाते रहे, ये भी इल्जाम है। अच्छा देन उसके बाद जरा नेक्स्ट पेज पे सी ओ डी नहीं ए बी नेक्स्ट पेज पे पैरा 73। अच्छा इस वक्त इस तरह करें पेज नंबर 235 पे जाए, किताब का पेज नंबर 235। पेज नंबर 235 पे डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स में जो 2 पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं वो यही हैं। तो मतलब इस तरह करें जरा कंडी उसके साथ जरा पैरा नंबर नोट कर लें। और इसका फिर अल्हम्दुलिल्लाह मीनिंग ये बना कि अब आपने ये पैराग्राफ जो है इसको रट्टा नहीं लगाना, लेकिन मेरे वर्ड्स पूरा सुन लीजिएगा। इसका इसकी वर्किंग कैसे होनी है वो स्टैंडर्ड में नहीं लिखी हुई। इसकी एप्लीकेशन तो आप न्यूमेरिकल फॉर्म में करेंगे, लेकिन थ्योरेटिकली अगर लिखना पड़ जाए व्हाट आर द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स रिलेटिंग टू आईएस 33, तो ये 2 पैराग्राफ्स कहाँ मिल गए आपको? ए और बी में। और इसके नीचे जो लिखा ना एडिशनल मेजर ऑफ ईपीएस, ये पैरा नंबर 73 में यहाँ थोड़ा सा पॉइंट वाइज बना हुआ है। ये 73 के साथ लिंक करें, पूरा लिखा हुआ है ये सारा। ये ढूंढ के जरा देखें पैरा 73 के साथ ये सारा कुछ लिखा हुआ, बल्कि वहां शायद एक एक्स्ट्रा लाइन भी है स्टैंडर्ड में।
मिल गया, मिल गया सर। एंड वाले जो वर्ड्स लिखे हैं ना बिटवीन, ये बस नहीं है, लेकिन अगर एग्जाम में देख के लिखना पड़ेगा तो ये बिटवीन भी छोड़ना नहीं है, बिटवीन दैट एंड दैट। तो मतलब अब इसका फाइनली ये हुआ, पेज नंबर 235 पे अब आपको रट्टा जो लगाना पड़ना है बस वो पेज है यूजफुलनेस ऑफ ईपीएस और लिमिटेशंस ऑफ ईपीएस। कौन सी तीन चीजें, बल्कि ये प्रेजेंटेशन भी इधर पीछे ध्यान था 234, ये प्रेजेंटेशन मिल गई है, जरा पढ़ के देखना। नहीं मतलब ये कहाँ मिली थी, पैरा नंबर क्या, 66 के साथ लिंक करें, यही है, 66 एंड 68 भी है शायद, 66 68 66 अच्छा क्वेश्चंस अपनी जगह होते हैं, क्वेश्चंस अपनी जगह है, लेकिन आपको जब मैं जो रिवीजन प्लान दूंगा उसमें जो थ्योरेटिकल पेजेस का जिक्र होगा वो ज्यादा कंपल्सरी है। क्वेश्चन जो मैं दूंगा उनमें से 95 या मे बी शायद 100% ही आपने पहले अटेम्प्ट किए हुए होंगे, तो वो उनमें से अगर कुछ चार चंद एक रह जाए तो खैर है, लेकिन जो थ्योरेटिकल पेजेस होंगे इनकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है। अपने आप को जरा सही तरह हर एंगल से प्रिपेयर करें, किए हुए सवाल बार बार जरूरी नहीं है, कर लें अच्छा, इतने भी नहीं होंगे इंशाल्लाह कि आप ना कर पाए, लेकिन ये जो थ्योरेटिकल पेजेस होंगे इनको भी इक्वली टाइम देना। देन सर मेरे ख्याल यही स्टैंडर्ड है, नहीं एनपीओ स्टैंडर्ड में नहीं है, एनपीओ स्टैंडर्ड में नहीं है सर, और यही तो असल मसले हैं। अब इस वक्त हिस्सा करें कैपिटल मेंटेनेंस की जो थोड़ी सी बात हो रही थी उस पर चैप्टर में जरा दो तीन बातें रह गई थी, जरा बात पूरी कर लें। पेज नंबर 1 निकालना। अब स्टैंडर्ड्स का यूज जरा खुद बता दें। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, या फॉर एग्जांपल आप डिस्क्लोजर बना रहे हैं, लेट्स अज्यूम आईएस 33 का आप डिस्क्लोजर बना रहे हैं, और आपका आईएस 33 के डिस्क्लोजर में आप देख लिया आपने ए और बी में कि रिकंसिलिएशन किसके दरमियान बनानी है, तो यू कैन टेक एडवांटेज कि आप वहां से कुछ पढ़ के जरा डिसीजन ले लें। लेकिन एग्जाम में जब तक थ्योरेटिकल क्वेश्चन ना आए, बेहतर ही होगा कि स्टैंडर्ड ना खुला दे, थ्योरेटिकली देख के लिखना पड़े वो ठीक है, या कुछ सिनेरियो सॉर्ट ऑफ, जिस तरह आईएस 40 एक सेकंड जल्दी से खोला, आईएस 40 आईएस 40 ये आईएस 40 में कुछ एग्जांपल्स आई हुई हैं, नॉट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आई हुई कहीं, ढूंढे शुरू में, ये जिन पैराग्राफ पायलट किया हुआ ढूंढे, शुरू में ही है मेरे ख्याल। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज कौन सी हैं कौन सी नहीं है, अगर कोई सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन हो उसको सॉल्व करते हुए शायद हेल्प हो सकती है, ठीक है, या थ्योरेटिकल हो, डेफिनेशंस हो, डिस्क्लोजर्स हो, या कोई सिनेरियो सा हो, उसे ढूंढा जा सकता है। कोई फॉर एग्जांपल आपसे कुछ सिनेरियो सा हो जिसमें आईएस 23 का कोई डिसीजन लेना है फॉर एग्जांपल बोरिंग कॉस्ट का, तो वहां जरूर स्टैंडर्ड खोल के हेल्प ली जा सकती है, लेकिन इट शुड बी अ लास्ट रिजॉर्ट। जहन में नहीं सही आ रहा तो ठीक है, वरना कोशिश यही होनी चाहिए कि मेन मेन कॉन्सेप्ट्स जहन में ही हो, अपने लफ्जों में ही लिखा जाए, ठीक है। अच्छा, और रेशियोज जो है ये भी याद करनी पड़ेंगी, रेशियोज नहीं है इस स्टैंडर्ड में, रेशियोज का कोई स्टैंडर्ड नहीं है, जो नहीं है वो नहीं है, जो था बस थोड़ा बहुत वो हो गया है। तो 110 पे ही निकालें, और ये कैपिटल मेंटेनेंस भी नहीं है, नहीं ये तीन भी जरूरी नहीं है, बाकी मैं इंशाल्लाह आपको और भी बता दूंगा, और अगर ये हैं भी तो हो सकता है कुछ ऐसी चीजें हो जिन्हें खुद भी पढ़ लेना चाहिए। अब वो जो मैंने आईएस 16 में बताए थे कॉस्ट कंपोनेंट्स है, इनमें पेज नंबर 2 देखें किताब का। अब ये नहीं कि बस वो स्टैंडर्ड में से ढूंढने, उनका आइडिया होना चाहिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हुई होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर भूल रहा हो तो जरूर हेल्प ली जाए। बार बार मैं खासतौर पे आपसे कॉन्शियस हूँ, मैं अभी एफ2 में भी बात कर रहा था, आपका मुझे खतरा ये है कि किताब काफी मोटी है, कहीं किताब आप वहां पढ़ना ना शुरू कर दें, हो ही ना जाए कहीं। पेज नंबर ढूंढ लें, 1 नहीं 110 से तो पढ़ लिया हमने, 115 ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स बड़ा याद है, बड़ा सॉरी साथ है, ऑनलाइन स्टूडेंट साथ है,
और ये भी जो इस वक्त हम पढ़ने लगे ये भी कहीं स्टैंडर्ड्स में नहीं है। कभी आप लोगों ने मेरे से तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट नाम सुना? और कौन सा सुना? अक्रूवल कॉन्सेप्ट सुना? तो सर प्लीज सुना सर, खुदा के लिए, मैंने बड़ा सोच के पूछा। तो बस ये दो कॉन्सेप्ट सुने ना आपने? ये सर ये दो कॉन्सेप्ट जो है ना, और इसके अलावा भी कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको एग्जाम है। पीआरसी वाले स्टूडेंट्स ने और भी वर्ड सुने होंगे, कंसिस्टेंसी, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, और वो आपने भी सुना? आपने मेरे से प्रूडेंस और वो सुना हुआ है सर? ये किसी स्टैंडर्ड का हिस्सा नहीं है। ये स्टैंडर्ड्स जो हम पढ़ रहे हैं, इन स्टैंडर्ड्स को बनाने से पहले एक इस तरह से पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स डेवलप हुए थे, प्रूडेंस, अक्रूवल, कंसिस्टेंसी वगैरह वगैरह। वो जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे जिस डॉक्यूमेंट में जिन पेजेस पे लिखे हुए थे, उनको कहते हैं कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। पेज नंबर 115 जरा देखें। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में वो कॉन्सेप्ट्स लिखे हुए हैं जिन कॉन्सेप्ट से स्टैंडर्ड बने हैं। आपने नेक्स्ट 45 मिनट्स, मैंने गिन के जो टाइम बताया, बिल्कुल मुझे महसूस नहीं करवाना कि आप बोर हो रहे हैं, क्योंकि आज से बहुत ज्यादा बोर मैं पिछला पूरा सेशन होता रहा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तरफ से कभी अल्लाह करे आपको ऐसा महसूस ना हुआ कि मैं कोई बोर हो रहा हूँ। तो कम से कम मेरा इतना राइट जरूर बनता है कि मेरे सामने इस तरह की शक्लें ना बनाई जाए। जी मिस्टर जवाद, रेडी हैं आप? पेज नंबर बता दें, कौन से स्टैंडर्ड में हम इस वक्त किताब में हम वापस आ गए? नहीं मतलब मैंने वैसे ही पूछा। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क सर जी वो डॉक्यूमेंट है जिस डॉक्यूमेंट में कुछ कॉन्सेप्ट्स लिखे हुए हैं, जिन कॉन्सेप्ट्स की बेस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं। तो हम इस वक्त क्या पढ़ने लगे? वो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क का मकसद क्या है, उसमें क्या क्या है, उसका थोड़ा सा हम आइडिया लेने लगे। एक सेकंड लाइट है। और सर जी जो किया है वही करना है यार, अलहदा दिखानी है तो अलहदा दिखानी है यार। क्या स्टैंडर्ड बदल गया? पर्पस ऑफ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क सर, पेन हाथ में रखें और जो जो वर्ड्स मैं बोलता जाऊं वहां वहां हाईलाइट करना। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क वर्ड अपने ज़हन में सेट कर लिए? क्या है? एक डॉक्यूमेंट है जिसमें कॉन्सेप्ट्स लिखे हुए जिनकी बेस पे स्टैंडर्ड बनने हैं, बाकी बातें और आगे आ रही हैं। ये बनाया क्यों गया? तो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जिसे अब कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क कहा जाएगा आगे, डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव एंड ऑफ कॉन्सेप्ट्स ऑफ जनरल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इसको छोड़ दें, सेकंड लाइन को, थर्ड लाइन को अंडरलाइन करें, पर्पस। इसको बनाने का मकसद नहीं, इस बनाने का पर मकसद मतलब अभी आ रहा है, टू असिस्ट एक सेकंड। जी बेटा, दो सब्जेक्ट्स तो मैनेज होने चाहिए। अब इस वक्त ये बातें छोड़ दें, तो अभी क्लास 10 में पूछ लीजिएगा। पर्पस ऑफ द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क इज टू असिस्ट, किस किस को असिस्ट? आईएसबी क्या चीज है जी? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड लिखें जरा साहब। सबसे पहले पर्पस इस कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क का ये है कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड वो बोर्ड है जिसमें पूरी दुनिया के अकाउंटेंट्स बैठे हैं, टू डेवलप, किसको असिस्ट करना? ये असिस्ट वर्ड तीनों के साथ आएगा। नंबर वन, इसने इस कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ने किसको असिस्ट करना? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड को, ताकि वो क्या कर सके?
स्टैंडर्ड बना सके बस। ये जितना इतना अंडरलाइन करूंगा मैं साथ रहेगा, इतना इतना अंडरलाइन करूंगा। नंबर 2, ये किसको असिस्ट करने के लिए? प्रिपेयरर्स टू डेवलप कंसिस्टेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। प्रिपेयर कौन है? अकाउंटेंट्स। दूसरा इसका मकसद है कि अकाउंटेंट्स को हेल्प की जा सके पॉलिसीज बनाने में। एंड नंबर 3, ऑल पार्टीज टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट द स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑल पार्टीज में अकाउंटेंट्स, हाँ जी, अकाउंटेंट्स, ऑडिटर्स, शेयर होल्डर्स लिखो। अगर आपसे सवाल हो जाए थ्योरेटिकली कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, तो मेरी तरफ जरा देख के, पहले पढ़ के एक दफा, फिर मेरी तरफ देख के बोलने की कोशिश करें क्या पर्पस है इसका। आईएसबी को असिस्ट कर सके तो डेवलप स्टैंडर्ड्स, प्रिपेयर्स को हेल्प कर सके टू डेवलप अकाउंटिंग पॉलिसीज, और ऑल पार्टीज को असिस्ट कर सके टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट स्टैंडर्ड्स। देन इसके बाद अगला पैराग्राफ छोड़ के, 2 लाइन छोड़ के तीसरी लाइन पे है, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क प्रोवाइड्स द फाउंडेशन फॉर स्टैंडर्ड्स। ये बुनियाद है। कौन सी चीज किसके लिए बुनियाद है? सर जी कौन सी चीज किसके लिए बुनियाद है सर? और ये जो स्टैंडर्ड्स जो बन जाते हैं वो फिर क्या करते हैं? कंट्रीब्यूट टू ट्रांसपेरेंसी बाय एनहांसिंग इंटरनेशनल कंपैटिबिलिटी। जब स्टैंडर्ड्स पढ़ रहे हैं ना, ये पूरी दुनिया में कोशिश की जाती है कि पूरी दुनिया में यही स्टैंडर्ड्स अप्लाई हो, ताकि पाकिस्तानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी कंपेरेबल हो जाए किसी और मुल्क की, और कोई और मुल्क की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसी दूसरे मुल्क से भी कंपेरेबल हो। और ट्रांसपेरेंसी किसे कहते हैं? शफाफियत के साथ। तो पहला कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क लिखा, प्रोवाइड्स फाउंडेशन फॉर स्टैंडर्ड्स, और दैट किसके साथ है? स्टैंडर्ड्स के साथ है या कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क के साथ? नहीं, उसी सेंटेंस में दैट। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क प्रोवाइड्स फाउंडेशन फॉर स्टैंडर्ड्स, दैट अब लिखा हुआ ना, दैट कंट्रीब्यूट, व्हिच कंट्रीब्यूट्स? स्टैंडर्ड्स कंट्रीब्यूट। अब स्टैंडर्ड्स के एंगल से लिखा हुआ। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क किसकी बुनियाद है? स्टैंडर्ड्स की, और स्टैंडर्ड्स मींस आईएफआरएस। एंड दैट कंट्रीब्यूट, फिर स्टैंडर्ड्स किस चीज में कंट्रीब्यूट करते हैं? नंबर 1, टू कंट्रीब्यूट टू ट्रांसपेरेंसी। सेकंड पॉइंट में जाए, स्ट्रेंथन अकाउंटेबिलिटी बाय रिड्यूसिंग इंफॉर्मेशन गैप बिटवीन प्रोवाइडर्स ऑफ कैपिटल। कौन है और मैनेजमेंट कौन है? हिम्मत शेयर होल्डर्स एंड मैनेजमेंट इज डायरेक्टर्स। किसके दरमियान इंफॉर्मेशन गैप को कम कर दिया जाता है? कंपनी असल में किसकी है? चलाता कौन है? लेकिन कंपनी अगर शेयर होल्डर्स की है तो मैक्सिमम शेयर होल्डर्स को इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। तो स्टैंडर्ड्स इस तरह डेवलप किए गए हैं कि मैक्सिमम इंफॉर्मेशन शेयर होल्डर्स तक पहुंच जाए और गैप ना हो किसके और किसके दरमियान। थर्ड पॉइंट में, कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक एफिशिएंसी, दैट इज टू यूज सिंगल, अच्छा इसकी बजाय इस तरह के पहले 4 लफ्ज और एंड वाले वर्ड्स में, एंड रिड्यूसेस इंटरनेशनल रिपोर्टिंग कॉस्ट। और फिर स्टैंडर्ड बनाने का मकसद ये भी है कि ये भी ना हो कि स्टैंडर्ड्स को अप्लाई करने में अकाउंटेंट्स इतने चाहिए हो कि उनकी सैलरियों की वजह से ही ऑर्गेनाइजेशन लॉस में चली जाए। मतलब ये स्टैंडर्ड्स कंट्रीब्यूट करते हैं इकोनॉमिक के माशी एफिशिएंसी, और आखिरी वाले वर्ड्स हेल्पफुल हो जाएंगे। एंड रिड्यूसेस क्या? इंटरनेशनल रिपोर्टिंग कॉस्ट। किस चीज की रिपोर्टिंग कॉस्ट? अकाउंटिंग डिपार्टमेंट की। ये स्टैंडर्ड्स किससे अप्लाई करना है? अकाउंटेंट सैलरी लेते हैं। अब ये ना हो कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इतने कॉम्प्लेक्स हो जाए कि इन कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को अप्लाई करने के लिए अकाउंटेंट्स इतने सारे रखने पड़ जाए कि कंपनी अच्छी वाली प्रॉफिट में हो, लेकिन अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के खर्चे की वजह से वो लॉस में जाने शुरू हो जाए। तो अकाउंटिंग ठीक है, हेल्पफुल है, लेकिन ये ना हो कि अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के खर्चे बेरेबल ही ना रहे। तो व्हाट आर द थ्री पॉइंट्स ऑफ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क जो फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं स्टैंडर्ड्स की? इसकी एक सेकंड जरा, इसकी जरा एक हेडिंग बनवाया जरा। आपका ख्याल में ये पहली लाइन में क्या चीज है जिसको हम हेडिंग बना सकते हैं? नहीं, वो तो नीचे बेटा 3 आ गए ना पॉइंट्स, मतलब इन तीनों पॉइंट्स की हेडिंग। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क प्रोवाइड्स फाउंडेशन फॉर स्टैंडर्ड्स दैट, आप इस तरह से लिख रहे हैं, व्हाट इज द, नहीं फाउंडेशन तो मेरा ख्याल है यहाँ सेंटेंस खत्म हो जाता है, मेरा ख्याल है सेंटेंस यहाँ तो खत्म है।
आगे जो दैट है ना वो स्टैंडर्ड्स के लिए। स्टैंडर्ड्स क्या करते हैं, नंबर 1 पढ़े, कंट्रीब्यूट टू ट्रांसपेरेंसी, नंबर 2 स्ट्रेंथन अकाउंटेबिलिटी, नंबर 3 ये स्टैंडर्ड्स के हवाले से। तो स्टैंडर्ड्स की क्वालिटीज क्या है, सॉर्ट ऑफ इस तरह लिख लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडर्ड्स, ये सही वर्ड, या इस तरह लिखा था, एक सेकंड बोर्ड पे देखा था, इन 3 को इस तरह हाईलाइट करके ना लेफ्ट साइड पे, मतलब इस तरह करके इसके साथ लिखा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडर्ड्स। ऊपर मैंने इसलिए नहीं लिखा, ऊपर लिखा हुआ असल में कि स्टैंडर्ड्स की बेस जो है, फाउंडेशन, वो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है, तो उसकी शायद हेडिंग नहीं है। स्टैंडर्ड्स क्या कर रहे हैं ये शायद अगली 3 पॉइंट्स में डैट से आगे लिखा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडर्ड्स। कौन से स्टैंडर्ड्स? अरे आपने जितने स्टैंडर्ड्स पढ़े हैं ये सारे आईएएस वाले हैं, लेकिन जो नए स्टैंडर्ड्स हैं जो भी आपके सिलेबस में नहीं थे वो आईएफआरएस के नाम से भी हैं। आईएएस और आईएफआरएस के नाम से इकट्ठा करके जो स्टैंडर्ड का नाम बन गया वो आईएफआरएस है। आपकी जो बुक है इसके बाहर क्या लिखा हुआ है, जरा देखे बताएं बुक के बाहर, ये आईएफआरएस लिखा हुआ, स्टैंडर्ड्स पार्ट बी। उसके अंदर जब आप खोलते हैं तो पार्ट A1 जो था वो उसमें आईएफआरएस वाले स्टैंडर्ड्स हैं, लेकिन उसमें अब आपके सिलेबस में फिलहाल कोई नहीं, पहले होता था आईएफआरएस 15 एक था, लेकिन अब जितने भी स्टैंडर्ड हैं वो आईएएस के नाम से हैं। लेकिन आईएफआरएस के नाम से स्टैंडर्ड हो या आईएएस के नाम से स्टैंडर्ड हो, इन्हें इकट्ठा करके अगर बोलना हो तो क्या वर्ड बोला जाता है? आईएफआरएस, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। उसमें लेकिन फिर पुराने और नए मिक्स होने की वजह से पुराने स्टैंडर्ड आईएएस के नाम से होते थे और नए जो स्टैंडर्ड बन रहे हैं वो आईएफआरएस के नाम से। तो व्हाट इज द फाइनली व्हाट आर द फाइनली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडर्ड, जरा एक एक लाइन पढ़ लें जितनी अंडरलाइन की आपने। नेक्स्ट देखिए कंटेंट्स, देखिए मैं कंटेंट्स की जरूरत नहीं, उसमें चैप्टर्स इतने सारे बना दिए, उसमें से शायद आपने एक चैप्टर नंबर 8 थोड़ा सा मेरे साथ पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल एंड कैपिटल मेंटेनेंस, बाकी कुछ बातें भी यहाँ आ जाएंगी। स्टेटस पे आ जाएगा, किसका स्टेटस? वो कहता है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क इज नॉट अ स्टैंडर्ड, ये इटसेल्फ स्टैंडर्ड नहीं है। ये फिर क्या है? ये स्टैंडर्ड्स को बनाने की एक अलग डॉक्यूमेंट थी, बेस थी, ये स्टैंडर्ड नहीं है। अगला सेंटेंस ध्यान से, नथिंग इन द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ओवरराइड्स एनी स्टैंडर्ड और एनी रिक्वायरमेंट इन अ स्टैंडर्ड। ओवरराइड्स का मीनिंग बताएंगे। ओवरराइड, हावी, सही है, हावी कहना वो चाह रहा है कि अगर फॉर एग्जांपल, वैसे तो शायद रेयर चांस है, लेकिन अगर कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क और स्टैंडर्ड में कोई कंफ्लिक्ट हो, किस और किस के दरमियान इख्तलाफ हो जाए, तो जरा पढ़ के बताएं क्या चीज ही प्रिवेल करेगी? कंसंट्रेशन से कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ओवरराइड कर जाएगा, नथिंग के साथ पड़ेगा, नथिंग वर्ड के साथ। किस में कुछ अगर है तो वो ओवरराइड नहीं करेगा, किस में कुछ है तो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ओवरराइड नहीं करेगा स्टैंडर्ड को। इट मींस अगर कभी कंफ्लिक्ट आ जाए, ब्रैकेट में सेंटेंस लिखें जरा, if there is a conflict between framework, conceptual framework and standard will be followed. Standard will be followed या framework will be followed? किस किस के दरमियान इख्तलाफ आ जाए, कंफ्लिक्ट आ जाए, तो क्या चीज प्रिवेल करेगी? समझ आ गई बात? देन एक नेक्स्ट कहता है एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये वर्ड जरा ज़हन में रखना है, दो वर्ड्स हैं, एक है कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एक है एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कंपोनेंट्स अगर मैं वर्ड यूज करूं तो क्या ज़हन में आना चाहिए? वो भी 5 है, ये भी 5 है। कौन से 5 कंपोनेंट्स हैं? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, कैश फ्लो, चेंज इन इक्विटी, नोट्स। एलिमेंट्स भी 5 हैं। ये कौन से 5 हैं? ये अकाउंटिंग हेड्स हैं, सॉरी मेन हेड्स हैं। जरा नीचे नीचे पढ़े जरा,
एसेट लायबिलिटीज और इक्विटी को इसने अलग करके कहा है कि ये जो एलिमेंट्स हैं ये एंटिटी की फाइनेंशियल पोजीशन से रिलेटेड है। ये कहाँ आते हैं वैसे ये तीन कंपोनेंट्स? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, और दो कंपोनेंट्स स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में जो आते हैं वो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से रिलेटेड है। परफॉर्मेंस का मीनिंग होता है प्रॉफिट या लॉस। किसी कंपनी की परफॉर्मेंस का कैसे पता चलेगा? प्रॉफिट या लॉस देख के। तो परफॉर्मेंस किन चीजों से मेजर होती है? इनकम और एक्सपेंसेस, और ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में। तो कितने कंपोनेंट्स हैं, सॉरी कितने एलिमेंट्स हैं? कौन कौन से? नेक्स्ट पेज पे छोटी छोटी इनकी डेफिनेशंस लिखी हुई है पांचों कंपोनेंट्स की। एसेट लायबिलिटीज दरमियान वाले कॉलम में और तीसरे वाले कॉलम में साथ रहना। एसेट की डेफिनेशन लिखी हुई है, दो लिखी हुई है, एक पढ़ लेते हैं। प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय अंडरलाइन करें, बाय द एंटिटी एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। तीन चीजें अंडरलाइन करें, रिसोर्स, कंट्रोल्ड, पास्ट इवेंट। वो मर्सिडीज जो आपने लेनी है फ्यूचर में, उसकी एंट्री बोले। नो, प्लानिंग करें, सुबह दोपहर शाम ख्वाब देखें। एंट्री तब करेंगे जब ले लेंगे। ये पास्ट इवेंट जरा वर्ड समझाना था, मैंने इसलिए पूछा। अगर मर्सिडीज ले ली है लेकिन पैसे नहीं दिए तो एंट्री हो सकती है? हो जाएगी। एंड मर्सिडीज ले ली है, पैसे नहीं दिए, मर्सिडीज डेबिट पेबल क्रेडिट। लेकिन अगर अभी लेनी है तो जितने एसेट्स आप रिकॉर्ड करते हैं, बाद में हंस लेते हैं, अभी पढ़ लो। जितने एसेट्स आपने लेने हैं वो आप किसी पास्ट इवेंट की वजह से ले चुके होते हैं, और अगर कोई फ्यूचर में एसेट लेने का प्लान है तो उसकी कोई एंट्री नहीं होती। तो एसेट एक रिसोर्स है, बिजनेस के कंट्रोल में होता है, और उससे बिकॉज ऑफ पास्ट इवेंट होता है, और उससे क्या फ्यूचर बेनिफिट्स भी मिलते हैं। अगली डेफिनेशन में देखा पोटेंशियल इकोनॉमिक बेनिफिट्स। इनको बस इन वर्ड्स को जरा अंडरलाइन कर लें, अगर कभी लिखना पड़ जाए तो थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। लायबिलिटी की डेफिनेशन बताएंगे क्या होती है? ऑब्लिगेशन, ट्रांसफर इकोनॉमिक रिसोर्स एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। ये भी अंडरलाइन करें, पास्ट इवेंट। अगर फ्यूचर में गुड्स खरीदनी है तो एंट्री बोले। तो लायबिलिटी भी वो होती है जो पास्ट में बन चुकी हो। अगर गुड्स खरीदनी है और पैसे नहीं दिए तो लायबिलिटी बन जाएगी। अगर फ्यूचर में लोन लेना है तो वो भी लायबिलिटी है। लोन ले लेंगे तब लायबिलिटी है। तो पास्ट इवेंट्स की वजह से एसेट भी बनता है और लायबिलिटीज भी बनती हैं। पास्ट इवेंट से मुराद वैसे क्या है? कोई ना कोई इवेंट हो गया हो। इक्विटी में आ जाए। इक्विटी की डेफिनेशन बड़ी अच्छी सी लिखी हुई है। रेजिडुअल का मतलब होता है रिमेनिंग। रेजिडुअल इंटरेस्ट दोनों अंडरलाइन करके पूरी बात लिखा है, रिमेनिंग अमाउंट की बात हो रही है। अकाउंटिंग इक्वेशंस इनमें है। क्या मैं इस तरह आपके सामने बोल सकता हूं कि अगर टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटीज माइनस कर दें, ठहरे 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 ठहरे, तो जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगी वो इक्विटी है। तो इसको जरा इंग्लिश में पढ़ें, जो मैंने आपके सामने उर्दू में बोला, इंग्लिश में उसने कैसे लिखा? रेजिडुअल इंटरेस्ट इन द एसेट्स ऑफ द एंटिटी आफ्टर डिडक्टिंग ऑल इट्स लायबिलिटीज। किस में से क्या डिडक्ट के जो रिमेनिंग बचेगा वो क्या है? एसेट्स में से अगर लायबिलिटी सारी लेस कर दी जाए तो जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगी वो इक्विटी है। तो डेफिनेटली इक्विटी को डिफाइन और भी तरीकों से किया जा सकता है, लेकिन उसकी जो डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई उसके साथ जरा अकाउंटिंग इक्वेशन वाली स्टोरी लिखा है। किस में से क्या लेस कर देने का नाम क्या है? इक्विटी है। टोटल एसेट्स का नाम इक्विटी है या टोटल लायबिलिटीज का? जो बचेगा उसका नाम इक्विटी है। इस वक्त आपका एक और इम्तिहान मेरा ख्याल चल रहा है काफी देर से, कि कार्टून भी इंजॉय हो रहे हैं लेकिन मिशन आपको जो नजर आ रहा है ना उधर, वो मेरा ख्याल अप्लाई होना चाहिए जब आप भी पढ़ रहे हो। ऐसे ही है ना सर? जब पढ़ाई हो रही तो कोई डिस्टरबेंस महसूस ही नहीं होनी चाहिए। कानों में कुछ ना कुछ लगा लेना चाहिए, लेकिन उसमें आवाज कोई ना हो। जो लगाया वो लगाया क्यों हो? ताकि किसी और की आवाज ना आए, डिस्टरबेंस ना। देन सर इनकम की डेफिनेशन बड़ी अच्छी लिखी हुई है। आराम आराम से मिसालें पढ़नी है आपने फिर, और मैंने आपको इनकम की समझानी है, आपने मुझे फिर एक्सपेंस की समझानी है। इनकम में लिखा हुआ इंक्रीज इन एसेट। कभी आपने एंट्री सुनी है कैश डेबिट सेल क्रेडिट? कभी एंट्री सुनी है डेटर डेबिट सेल क्रेडिट? दोनों में इनकम हो रही है और क्या एसेट बढ़ रहा? दोनों में एसेट बढ़ रहा। कैश भी डेबिट, डेटर भी डेबिट।
तो वो कहता है इनकम तब होती है जब एसेट बढ़े, लेकिन बात पूरी नहीं हुई अभी। वो कहता है इनकम तब भी हो जाती है जब कोई लाइबिलिटी कम हो। कभी आपने ये एंट्री सुनी, अनअर्न्ड इनकम डेबिट, इनकम क्रेडिट? ये कब होती है? जब पैसे पहले मिल गए हो, पैसे पहले ले ली हो, मिल गए हो, पैसे मिले हो एडवांस में, तो क्या एंट्री करेंगे? कैश डेबिट, अनअर्न्ड इनकम क्रेडिट। उस वक्त इनकम नहीं है, जब वो लाइबिलिटी डिक्रीज होगी तब इनकम बनेगी। तो पहले वर्ड्स के, एसेट इंक्रीज होने से भी इनकम बन सकती है, लाइबिलिटी डिक्रीज होने से भी इनकम बन सकती है। अल्टीमेटली क्या होगा? दैट रिजल्ट इन इंक्रीज इन इक्विटी कंसंट्रेट। वो कहता है इनकम से हमेशा इक्विटी में इंक्रीज होगा। इनकम से इक्विटी में कैसे इंक्रीज होगा? नहीं नहीं नहीं, वो अलग है। सिंपल देखें, इनकम क्या, इनकम से इक्विटी बढ़ेगी? क्या एक्सपेंसेस से इक्विटी कम ही होनी है? कैसे कैसे? इनकम विल रिजल्ट इनटू इंक्रीज इन प्रॉफिट्स, और प्रॉफिट्स फिर इक्विटी बढ़ा देंगे। और अगर एक्सपेंसेस होंगे तो एक्सपेंसेस विल डिक्रीज प्रॉफिट, जो इक्विटी कम हो जाएगी। तो इसकी जरा एग्जांपल्स लिख लें। इंक्रीज इन एसेट्स में किस एंट्री की बात हुई है? कैश या डेटर डेबिट, सेल क्रेडिट? ये जरा जगह बना ले, ऊपर पेज के बना लो। और डिक्रीज इन लायबिलिटी में किस एंट्री की बात हुई है? अनअर्न्ड इनकम डेबिट, सेल क्रेडिट? नहीं नहीं, वो इनकम नहीं है। नहीं सर, यही बात को आगे चलो। लायबिलिटी तो कम हुई है, लेकिन क्या उससे इक्विटी बढ़ी है? तो ऐसे एसेट का ऐसा बढ़ना और लायबिलिटी का ऐसा कम होना जिससे इक्विटी बढ़ जाए। अब यहां तक डेफिनेशन पूरी हुई है, लेकिन अभी इसमें भी एक चीज रहती है, एसेट्स का ऐसा बढ़ना या लायबिलिटीज का ऐसा डिक्रीज होना कि उससे इक्विटी बढ़ जाए। लेकिन आपको शेयर इश्यूएंस की एंट्री पता? एंट्री बोला, क्या उससे भी इक्विटी बढ़ जाती है? क्या उससे भी इक्विटी बढ़ जाती है? क्या वो भी इनकम है? नहीं, वो इनकम नहीं। क्या इश्यू ऑफ शेयर्स भी इनकम है? वो अगली लाइन जरा पूरी करें। अदर देन, इक्विटी उससे भी बढ़ जाती है, लेकिन वो इनकम नहीं। अदर देन दोज रिलेटिंग टू द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम होल्डर्स ऑफ इक्विटी क्लेम्स। इक्विटी क्लेम्स का मतलब यहाँ शेयर होल्डर्स है। शेयर होल्डर्स से भी पैसे आते हैं, इक्विटी बढ़ती है, लेकिन उसको अदर देन कह दिया उसने। क्या मतलब अदर देन? अगर इस वजह से इक्विटी में इजाफा होगा तो ये इनकम नहीं है। किस वजह से अगर इक्विटी में इजाफा होगा तो वो तो इनकम है, लेकिन किस वजह से अगर इक्विटी में इजाफा हो गया तो वो इनकम नहीं है। एसेट्स के बढ़ने या लायबिलिटी के कम होने से अगर इक्विटी बढ़ रही है तो वो तो इनकम है, लेकिन अगर शेयर इशू करके इक्विटी बढ़ी है वो इनकम नहीं है। अब इन वर्ड्स को ज़हन में रख के आपने एक्सपेंसेस वाली डेफिनेशन खुद पढ़नी है और समझाना मुझे है। जल्दी जल्दी सर, जल्दी जल्दी, मुझे समझाना है, साथ वाले को नहीं। साथ वाला तो माशाल्लाह पहले ही समझा हुआ है। डिक्रीज इन एसेट, फॉर एग्जांपल। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। क्या एक्सपेंस के बढ़ने से कैश कम हो जाएगा? या बैंक क्रेडिट? क्या एक्सपेंस के बढ़ने से, एक्सपेंस के होने से लायबिलिटी भी बढ़ सकती है? वो क्या एंट्री, किस एंट्री की बात हो रही है? पेएबल क्रेडिट। अच्छा, इन दोनों से होगा क्या? क्या इक्विटी कम होगी? तो सर जी कम होगी सर, लेकिन क्या डिविडेंड से भी इक्विटी कम हो जाती है? डिविडेंड की एंट्री बोले, डिविडेंड डेबिट कैश क्रेडिट या पेएबल क्रेडिट। क्या डिविडेंड भी एक्सपेंस है? अदर देन ना करें सर, अदर देन शुक्र आगे। अदर देन दोज रिलेटिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन टू। अब डिस्ट्रीब्यूशन टू होल्डर ऑफ इक्विटी क्लेम्स कौन है? शेयर होल्डर्स को क्या चीज हो रही है? ऊपर लफ्ज है कंट्रीब्यूशन फ्रॉम, इनकम में जाए, और यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन टू, इनकम कंट्रीब्यूशन फ्रॉम से मुराद इश्यू ऑफ शेयर्स। इश्यू ऑफ शेयर्स कंट्रीब्यूशन उधर से आ रही है, हम दे रहे हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन टू क्या चीज है? अब अगर हम पैसे दे रहे हैं तो डिविडेंड है। क्या डिविडेंड एक्सक्लूड है एक्सपेंसेस की डेफिनेशन में? यस सर, अदर देन सर खुद के लिए। क्या डिविडेंड एक्सपेंस है सर? नो सर, अदर देन सर। सर जी ना करें यार। क्या डिविडेंड से इक्विटी कम होती है? यस सर, लेकिन ये जो इक्विटी का कम होना है
ये एक्सपेंस नहीं है। कौन सा इक्विटी का कम होना, किस किस वजह से इक्विटी का कम होना एक्सपेंस है? किसी एसेट का ऐसा कम होना और किसी लायबिलिटी का ऐसा बढ़ना जिससे इक्विटी कम हो जाए, वो एक्सपेंस है, सवाए उस डिविडेंड के जिससे इक्विटी कम होती है जो शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। आई होप बहरहाल एट द एंड ऑफ द डे कोई बात में मसला नहीं है। नीचे वाली डेफिनेशंस की जरूरत नहीं है, 1 मिनट काइंडली आपने रिवाइज करनी है तीनों डेफिनेशंस, और इसके मेन वर्ड्स मुझे आपने सुनाने हैं, आपकी आवाज ऐसे आए कि मुझे आवाज आए। ऑनलाइन स्टूडेंट्स थोड़ा साथ है, सॉरी आपको बोर कर रहा हूँ, लेकिन 20 मिनट और करना मैंने। जी सर, नेक्स्ट देखो, इंफॉर्मेशन टू बी यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेस पे शेयर होल्डर्स ने डिसीजन मेकिंग करनी है। If financial information is to be useful, it must be, ये आपने यहाँ 6 वर्ड्स अंडरलाइन करने, relevant and faithfully represent what it purports to represent। एक वर्ड हो गया relevant, दूसरा faithfully represent, what it purports to represent का मतलब जो वो बताना चाहिए, लेकिन उसकी जगह इस तरह करें faithfully represent बस कर लो। 2 वर्ड्स क्या रह गए? relevant, faithfully represent। नेक्स्ट लाइन में useful of the financial information is enhanced if number 1 it is comparable, मीनिंग पता क्या? पिछले साल से, वेरीफिएबल, टाइमली, अंडरस्टैंडेबल। मतलब असल में सर जी ये है, वो कहता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन तब यूजफुल होगी, पहली लाइन में दोबारा, जब वो रेलिवेंट और फेथफुली रिप्रेजेंट कर रही होगी जो वो करना चाहती है। लेकिन वो कहते हैं ये यूजफुलनेस है, इसे बढ़ाया जा सकता है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की यूजफुलनेस को बढ़ाया जा सकता है, एनहांस, ठीक है। अगर क्या हो जाए, 4 चीजें और हो जाए। तो परेशान होने से पहले नीचे इसके आंसर में 2 पॉइंट्स लिखे हुए, 2 फंडामेंटल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है यूजफुल इंफॉर्मेशन की, और 4 एनहांसिंग क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है। बोर्ड पे जरा देखें, और बस इतना का आपने बनाना है जो मैं अभी बनाने लगा हूं। अगर पेजेस पे पढ़ने की जरूरत नहीं, ना भी याद होना है ना जरूरत है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूजफुल इंफॉर्मेशन है, मेरे पहले बनवा दें जो ऊपर पढ़ा पहले, ये हेडिंग ठीक है मेरी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूजफुल इंफॉर्मेशन। नीचे वाला ये 1 और 2 जरा देख के मुझे हेडिंग्स लिखवाएं, कौन सी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हो जाएं तो यूजफुल इंफॉर्मेशन बन जाएगी। 2 तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स है। नंबर 1 फंडामेंटल है, और दूसरी एनहांसिंग। फंडामेंटल क्या है? क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, और एनहांसिंग भी क्या है? क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। पहली जो 2 मैंने ऊपर फर्स्ट लाइन में आपको करवाई है अंडरलाइन, वो है फंडामेंटल, और अगली लाइन में जो 4 है वो क्या है? एनहांसिंग क्या? क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। उसकी लिस्ट बनवा दो जरा। 2 के नाम क्या है? नंबर 1 रेलेवेंस, और नंबर 2 फेथफुल रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं जरा, लफ्ज सही हो जाएगा, फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। और ऑपोजिट साइड में बताएं क्या लिखा?
कंपेरेबल, कंपेरेबल, वेरिफिएबल, टाइमली, अंडरस्टैंडेबल। जिस जगह मैंने बनाया आपने भी इधर ही कोशिश करनी है कि इधर ही पूरा हो जाए, और लिखते हुए जरा बोलते हुए ताकि वर्ड्स ज़हन में सेट हो जाए। जर्नलिस्ट भी कर ली, जरा नोट करके बताइए। नोट कर ली। अब इसी की बड़ा एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है अगले 2 पेजेस पे, तो इनके एक्सप्लेनेशंस की जरूरत नहीं है। अगर क्या हेडिंग आए कभी कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूजफुल इंफॉर्मेशन, तो कम से कम दोबारा पढ़ के बोल दें कि आप क्या बता देंगे आप। एक फंडामेंटल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है और दूसरी, तो उनकी फिर ये जितनी ये एग्जांपल्स हैं ये बस याद करनी है। पेज नंबर आ जाए 119। पेज 119 पे हेडिंग मिलेगी आपको, मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये एलिमेंट्स का मतलब बता दो जरा। सर ये तो 5 पूरे कर दें यार। ब्रैकेट में वर्ड्स लिखें, मेजरमेंट बेसिस ऑफ एलिमेंट्स। इसी को इस तरह भी बोला जाता है, एक तो ना मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और इसी को इस तरह भी कहा जाता है मेजरमेंट बेसिस ऑफ एलिमेंट्स। अब मैं जो वर्ड्स लिखूंगा यहाँ मेजरमेंट बेसिस ऑफ एलिमेंट्स में जो नीचे एक्सप्लेन हुआ है, वो भी उनमें आपने शायद 2-3 सुने हुए, और जो 1-2 नहीं सुने हुए उनका सिर्फ आपको आइडिया होना चाहिए। सबसे पहले आप ये काम करें, पेज नंबर 120 के स्टार्ट पे जाएं, और जो मैं अभी लिखने लगा हूँ एक नजर पहले मैसेज देख के सुन लें, और उसके बाद फिर नोट कीजिएगा, जरा आपको आइडिया हो जाएगा कितनी जगह आपको चाहिए। मेजरमेंट बेसिस ऑफ एलिमेंट्स 2 मेन है। नहीं सर वो नहीं है, एक है हिस्टोरिकल कॉस्ट। अब इनके मीनिंग मैंने अभी बताने हैं, एक एग्जांपल करते हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट और दूसरा है करंट वैल्यू। बोल दे लफ्ज क्या लिखा है मैंने। ये क्या है, ये क्या है? एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मेजर करने के 2 मेन हैं। करंट वैल्यू में फिर 3 है, एक फेयर वैल्यू है, एक वैल्यू इन यूज है। वैल्यू यूज वर्ड सुना कभी? फेयर वैल्यू कभी सुना? और एक करंट कॉस्ट है। ये करंट वैल्यू कैलकुलेट करने के 3 तरीके हैं। कौन कौन सा बोला? मेरा गुमान ये है कि आपको फेयर वैल्यू का थोड़ा सा आइडिया है, वैल्यू यूज का आइडिया है, हिस्टोरिकल कॉस्ट का आपको इस वर्ड के साथ आइडिया नहीं है, और करंट कॉस्ट का भी आपको इन वर्ड्स के साथ आइडिया नहीं है। ये मैं भी बताता हूँ ये क्या होते हैं, आप यहाँ तक नोट कर लें। मेरा ख्याल है कि इतनी सी जगह पेज 120 के स्टार्ट में भी बन जाएगी, बाकी आपकी मर्जी है। इतनी सी जगह बस यही चाहिए हमें, यहाँ सिर्फ नाम लिखने हैं हमें।
हिस्टोरिकल कॉस्ट, करंट वैल्यू, दूसरा करंट वैल्यू का ब्रेकअप, फेयर वैल्यू, वैल्यू इन यूज एंड करंट कॉस्ट। पेज नंबर 121 पे आ रहा है। एक एग्जांपल देखिए, मेजरमेंट बेसिस। जानना स्टूडेंट्स, नोट कर लिया आपने? These are the measurement basis. Adil Limited owns a machine which it purchased 2 years ago for rupees 2 lakh. Accumulated appreciation on the machine to date is 80,000 based on 5 years useful life using straight line method. Machine could be sold in the market for rupees 1 lakh, but there will be dismantling cost of rupees 10,000. क्या ये 10,000 sort of बेचने का खर्चा है। फेयर वैल्यू में से अगर लेस कर लेंगे तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल बन जाएगा। Cash flows from existing machine is estimated to be 50,000 for next 2 years, followed by 40,000 in last year. ऊपर वाले पैराग्राफ में जाए, टोटल लाइफ कितनी है? कितने साल गुजर गए हुए? 2 साल। कितने साल गुजर गए सर? कितने रिमेनिंग रह गए? वैल्यू यूज की वर्किंग करवा रहा है आपसे। दूसरे साल के एंड पे खड़े अगर आप हैं तो अगले कितने साल रहते हैं? तीसरे, ये जो तीसरे में से पहला साल होगा उसमें कितनी कैश फ्लोज है? देखें देखें, दूसरे साल में भी 50 है, नेक्स्ट 2 इयर्स। और आखिरी साल कौन सा है? वो जो तीसरा बनेगा आखिरी, उसमें 40 है। रेलिवेंट डिस्काउंट रेट 10% है। टू रिप्लेस द मशीन विद न्यू वर्जन वुड कॉस्ट, इसका मीनिंग बताएं। इस मशीन को अगर नई मशीन से, इस पुरानी मशीन को, पुरानी नई मशीन से अगर रिप्लेस किया जाए तो नई कितने की आएगी? नई कितने की आएगी सर? अब ये जो हमने वर्ड्स पढ़े ना, इन सब वर्ड्स को इंशाल्लाह हमने यहाँ एक्सप्लेन कर देना। सबसे पहले इस डेटा में से आपने वर्किंग करनी है। हिस्टोरिकल कॉस्ट लिखने की जरूरत नहीं, नीचे हुई भी है। और से मेरे वर्ड सुना, हिस्टोरिकल कॉस्ट सर जी वही चीज है जो आपको बचपन से पता है। डेटा जरा देखें, ये मशीन कितने की खरीदी गई थी। हिस्टोरिकल का मतलब होता है जिस प्राइस पे कभी खरीदी गई थी वो कॉस्ट की बात हो रही है। तो कितने पे खरीदा गया था? उस 2 लाख में से अगर मैं 80,000 क्या ढूंढे, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन लेस करके WDV निकाल के अपनी मशीन बैलेंस शीट में लिख दूं तो ये कहलाएगा कि मैंने अपनी मशीन को हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड पे मेजर किया है। अगर मैं किस में से क्या निकाल के कहां लिख दूं तो मैंने क्या किया है? कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन निकाल के WDV को बैलेंस शीट में लिख दूं तो मैंने हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड यूज किया है। डन है सर? अब आपने मुझे इस डेटा से फेयर वैल्यू इस मशीन की बतानी है। हिम्मत हिम्मत जवानों, हिम्मत। फेयर वैल्यू किसका क्या मतलब है? मार्केट वैल्यू। लेकिन मैं सिर्फ फेयर वैल्यू अगर कह रहा हूं तो आई एम टॉकिंग अबाउट 1 लाख या 90,000। अगर मैं कहता फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल बताएं तो 1 लाख माइनस 10,000, लेकिन सिर्फ फेयर वैल्यू इसकी कितनी है? 1 लाख। डन है सर? डन है सर? देन अगर मैं कहूं कि आप इस मशीन की मुझे इस डाटा से जरा वैल्यू यूज की वर्किंग करवाएं तो करवा देंगे यार। कैसे करवाएंगे? हिम्मत। किन सालों की करवाएंगे? जो आने हैं या गुजर गए हैं? फ्यूचर के कितने साल रहते हैं? फ्यूचर में जो पहला साल आएगा 3 में से, उसमें कैश फ्लोज कितनी है? रेट ऑफ डिस्काउंट कितना है? माइनस क्या करो, दूसरे साल में कितने आने हैं? और 40 आना है। किन किन सालों में 50-50 आना है?
इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैसे लो? 40,000 ठीक है आखिरी साल में -3। इन फिगर्स की अगर हम प्रेजेंट वैल्यूज की बेस पे इन्हें प्लस कर लें तो क्या वैल्यू यूज आ जाएगी सर? तो अनदर वे टू मेजर दिस मशीन इज किसकी वैल्यू यूज निकाल ली जाए बाय कैलकुलेटिंग द प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर कैश फ्लोज। ये वर्किंग आपके पास पेज नंबर 122 पे हुई हुई है। तो फिगर बोल दें वहां से वैल्यू यूज क्या है? 116830। कैलकुलेट करके देख लें, चेक कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह पानी खत्म हो गया है। अब कैलकुलेटर पकड़ के वर्किंग कर लें। इस मशीन की हिस्टोरिकल कॉस्ट 1,20,000 है। इस मशीन की फेयर वैल्यू 10,000 1 लाख है। इस मशीन की वैल्यू इन यूज 116,830 है। एक ही मशीन को मेजर करने के अभी तक मैंने कितने मेथड बता दिए हैं? हिस्टोरिकल कॉस्ट, फेयर वैल्यू और वैल्यू यूज। अपनी वो डायग्राम एक पीछे पीछे दफा पे जाए। मेन दो मेथड्स कौन से थे? हिस्टोरिकल कॉस्ट 120 है। करंट वैल्यू में नीचे चल रहा हूं मैं इस वक्त। फेयर वैल्यू 1 लाख है। वैल्यू इन यूज 1,16,830 रुपए है। आखिरी चीज क्या मैंने बतानी है? करंट कॉस्ट ध्यान से सुननी है। अपने पिछले पेज पे चले जाए, मींस 121 पेज, नहीं 121, यहाँ डाटा है। करंट कॉस्ट का कॉन्सेप्ट सुने जरा। करंट वैसे मीनिंग है, तो अगर इसी तरह की मशीन नहीं ली जाए मार्केट से तो कितने की आती है? 2,20,000 की आती है। लेकिन हमारी मशीन 2 साल पुरानी है। ये नई मशीन की करंट कॉस्ट है। क्या ये 2,20,000 हमारी पुरानी मशीन जो 2 साल पुरानी होगी उससे कंपेरेबल है? ये नई मशीन की कॉस्ट है, हमारी 2 साल पुरानी है। एक तरीका बेटा ये होता है कि अपनी पुरानी मशीन की करंट कॉस्ट निकालने का तरीका, पुरानी मशीन की करंट कॉस्ट निकालने का तरीका कि नई मशीन की करंट कॉस्ट में और उसको उतने अरसे डेप्रिशिएट कर दें जितने अरसे हमारी मशीन पुरानी हो चुकी है। 2 लाख ढूंढने के, ये उस मशीन की हिस्टोरिकल कॉस्ट है। 2 लाख उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट है। मैं उसी मशीन की करंट कॉस्ट अगर निकालना चाहता हूं, किस मशीन की, जो मैं किस मशीन की करंट कॉस्ट निकालना चाह रहा हूं? पुरानी मशीन की करंट कॉस्ट। 2 लाख क्या 2 लाख क्या 2 लाख क्या? पुरानी मशीन की हिस्टोरिकल कॉस्ट। पुरानी मशीन की अगर करंट कॉस्ट निकालनी है तो तरीका उसका ये है कि आप नई मशीन की करंट कॉस्ट में, लेकिन ये नहीं है, वो 2 साल पुरानी है, तो आप क्या करें? इस करंट कॉस्ट को जितने अरसा आपकी पुरानी मशीन इस्तेमाल हो चुकी है उतने अरसे पर डेप्रिशिएट करके एक फिगर निकाल दें। मसलन कैलकुलेटर पकड़ो, व्हाट इज 2 लाख? पूरे वर्ड्स बोल दें। नहीं नहीं, नो नो नो, सॉरी, हिस्टोरिकल कॉस्ट। 2 लाख इज हिस्टोरिकल कॉस्ट। व्हाट इज 2,20,000? करंट कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन। मैं इसको किससे कंपेरेबल करने लगा? ओल्ड मशीन के साथ। उसके लिए मुझे क्या करना है? इसे कितने अरसे डेप्रिशिएट करना है? 2 साल। क्यों? अगर वो 10 साल पुरानी होती तो उसका क्या तरीका अडॉप्ट करूं? 2,20,000 उठाएंगे आप, डिवाइड बाय क्या करेंगे सर? मल्टीप्लाइड बाय क्या करेंगे? इसका 2। व्हाट इज 88,000? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अगर इसमें से लेस कर दें तो 132 क्या कहलाएगा? करंट कॉस्ट ऑफ द ओल्ड मशीन। नहीं, अब अगर हमें ये एग्जैक्टली सेम मशीनें होनी चाहिए, फर्क सिर्फ ये होना चाहिए पुरानी और नई। तो अगर उसकी लाइफ 5 साल थी और इसकी लाइफ सपोज 10 साल है तो ये सेम मशीनें ही नहीं है। कंपेरेबल अगर आपने रखना है तो सेम मशीन होनी चाहिए, फर्क सिर्फ क्या होना है कि वो पुरानी है ये नहीं है। और अगर इसकी लाइफ डिफरेंट है तो इसका मतलब ये वो है ही नहीं। तो अगर आपने इस मेथड से चलना है तो यू नीड टू हैव अ करंट कॉस्ट ऑफ द सेम टाइप ऑफ मशीन और उसको उतने से डेप्रिशिएट करना है तो आपके पास करंट कॉस्ट ऑफ ओल्ड मशीन आ जाएगी। ये वाली वर्किंग जरा अपने हाथ से भी लिख लें, हुई तो ये 122 पे, लेकिन जरा वर्ड्स एक्सप्लेन करें।
ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स को बड़ा कोई वर्ड समझ आया? अब डेफिनेटली आपने ये जो सब कुछ हम थोड़ा सा पढ़ रहे हैं इसको अप्लाई नहीं करना, मींस बस इतना किसका आइडिया होना चाहिए। बाकी जो एप्लीकेशंस हैं वो आपको पता ही है कि हिस्टोरिकल कॉस्ट पे भी होती है और फेयर वैल्यूज पे भी होती है। क्या रिवैल्यूएशन हो जाती है वैसे? इम्पेयरमेंट अगर हो तो इम्पेयरमेंट हो तो वैल्यू यूज भी हो जाती है। ये वर्ड हम कहीं कहीं यूज तो करते रहे हैं, सवाए मेरा ख्याल है करंट कॉस्ट ये जरा आपके लिए नई चीज है, इसने जरा फ्यूचर में अप्लाई होना है। करंट कॉस्ट ऑफ द ओल्ड मशीन निकालने का तरीका क्या है? इसी के साथ एक लफ्ज और लिखें, इसे डेप्रीशिएटेड, डेप्रीशिएटेड रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी बोलते हैं। और रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेरा ख्याल है वर्ड FA1 में भी कल परसों आया कहीं। रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब होता है करंट कॉस्ट। तो डेप्रीशिएटेड करंट कॉस्ट या डेप्रीशिएटेड रिप्लेसमेंट कॉस्ट। सिर्फ करंट कॉस्ट वर्ड में बोलूं तो वो करंट कॉस्ट ऑफ द न्यू एसेट है। मैंने किस फिगर को डेप्रीशिएटेड रिप्लेसमेंट कॉस्ट या डेप्रीशिएटेड करंट कॉस्ट बोला? लिख लें, लिख के बता दीजिएगा, लिख के फाइनल बता दीजिएगा। अमाउंट बता दीजिएगा, 2,20,000 को कहा मैंने या 1,32,000? 1,32,000 बना कहां से है? करंट कॉस्ट से। तो डेप्रीशिएटेड रिप्लेसमेंट कॉस्ट सिंपली मींस डेप्रीशिएटेड करंट कॉस्ट इज 132,000। 132 को अब कंपेयर करेंगे आप अपनी पुरानी मशीन की WDV से 120 से। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट की बेस पे 120 की है, लेकिन करंट डेप्रीशिएटेड करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट की बेस पे वो 132 की है। असल में इसकी बेस पे भी रिवैल्यूएशन हो जाती है, लेकिन वो आपने करनी नहीं है, आपने फेयर वैल्यू से करनी है। इसकी बेस पे भी रिवैल्यूएशन हो सकती है। ये वैसे फेयर वैल्यू टाइप चीज नहीं है, टाइप चीज। तो करंट डेप्रीशिएटेड रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ठीक है सर, चले सर बस काफी हो गया। बाकी ये जो एग्जांपल्स हैं ये इंशाल्लाह जब कभी रिवीजन में टाइम मिला तो इंशाल्लाह करेंगे। अब हमारी नेक्स्ट क्लास का स्केड्यूल आपको पता है? इंशाल्लाह कल दोपहर तक मैंने कोशिश करनी कि आपको रिवीजन प्लान आपके साथ शेयर हो जाए। आई रिक्वेस्ट वंस अगेन कि जो उसमें थ्योरेटिकल पेजेस होंगे वो ज्यादा कंपल्सरी है। बाकी ठीक है, न्यूमेरिकल्स आप जरूर करें, लेकिन थ्योरेटिकल पेजेस को भी टाइम देना। हमारी इंशाल्लाह मुलाकात होनी है मंडे, डेट क्या थी? अच्छा, उसमें जरा MCQs डिस्कस करने साथ रिवीजन करते हुए। तो MCQs का सेट एक मैं ऑनलाइन तो शेयर करूंगा, मोबाइल पे तो कम से कम पहले दिन होना चाहिए, लेकिन उसके बाद फिर मेरा ख्याल हार्ड कॉपी शायद बेहतर रहेगी। तो आपके साथ मैं शेयर तो कर दूंगा इंशाल्लाह 1-2 दिन पहले। उसका प्लान भी इंशाल्लाह मैंने शेयर करने के, उसमें कौन सा दिन कौन सा करूंगा, तो ये मैं अगले 1-2 दिनों में कर दूंगा। ठीक है, तो अपनी तैयारी बहरहाल करें। कुछ रीजनेबली अगर रिवीजन हो जाए हफ्ते में, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ हो जाएगा, तो इंशाल्लाह ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़। ये क्वेश्चन अब जितने होंगे ये सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन जितने भी होंगे ये सॉल्व करने दोबारा जरूरी नहीं है। रैंडमली कोई अपनी मर्जी से, शायद कुछ क्वेश्चन साहब मैं लिख दूं कि इन्हें सॉल्व कर लें, बाकी अपनी रैंडमली कुछ मर्जी से कर लीजिएगा। रिवाइज करना जरूरी है कि फिगर्स कैसे हैं, कैसे सॉल्व हैं, ये सारे रिवाइज करने जरूरी होंगे। मतलब रिवीजन क्लासेस में इंशाल्लाह टाइम लगाएंगे जितना लगाया जाएगा। मेरा ख्याल है रिवीजन प्रॉपर करेंगे जितनी हो सके, मैक्सिमम रिवीजन करने की कोशिश करेंगे जितनी हो जाए। ये FA2 कॉस्ट सही है मेरा ख्याल है, FA2 कॉस्ट कंपनी लॉ ठीक है। ये FA2 कॉस्ट सही है मेरा ख्याल है, FA2 कॉस्ट कंपनी लॉ। अगर लॉ रहता है पहले लॉ कर ले, मेरा ख्याल है कंपनी लॉ।
नहीं बेटा, ये न्यू ओल्ड बुक मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। मैं कोशिश करूंगा उसके साथ कोई क्वेश्चन नंबर्स लिख दूं, कोई क्वेश्चन नंबर्स, कोई नाम वगैरह लिखने की कोशिश कर दूंगा। वो काइंडली आप खुद ही कीजिएगा, इस तरह तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। पुरानी बुक का मेरे पास है भी नहीं। सर आई 7 के पेज नहीं है इसमें शुरू के। वो बट टी रूम से पता कर लीजिएगा कल। अब इस वक्त मेरे पास मतलब एग्जाम में वो कुछ है नहीं तो नहीं, वो आप कॉपी करवाइएगा जो भी आप करवाना है। वो आई कैप से फोन के पता करें कि मैं क्या करूँ उसके लिए, कि मैं कॉपी करवाऊँ या नहीं, तो आई कैप बताएं। अल्लाह हाफ़िज़।